Assalamualaikum everyone. Hope you're doing great with your study and all with the COVID-19 and the new wave also. We are going to discuss the new topic about the Pride and Prejudice novel, which is Virginia Woolf remarks about Pride and Prejudice. ओके एक्चुअली जो जेन ऑस्टन का नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पे वर्जीनिया ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए थे और उसमें से एक एक स्टेटमेंट ये है। तो बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था तब तक तो सारे ऑलमोस्ट आपके कवर हो चुके हैं टॉपिक्स, लेकिन इसको मैंने ऐड इसलिए किया है कि बाय चांस एनीवेज मे बी ये इस तरह की स्टेटमेंट आ जाया करती है, तो अगर आ गई तो आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि ऐसा लगेगा कि शायद आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ या बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इसलिए मैंने आपको जो है इसलिए ये आपके जो है ना वो ऐड कर दिया है टॉपिक, ताकि आप लोग इसके प्रिपेयर कर सकें और कोई भी ऐसा टॉपिक ना रह जाए जो आपने ना किया हो। ठीक है, ओके। आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें से करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें से क्या क्या पढ़ने वाला है, याद रखने वाला है। ठीक है, सो जेन ऑस्टन लिमिटेड रेंज एंड थीम, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें जो लाइक जेन क्या उसकी पर्सनल लाइफ, उसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था, जो फॉर्म और आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है, जो लिमिटेड रेंज है, या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके राइटिंग को लेके, या फिर नावल के अंदर जितने भी डिफरेंट थीम्स हैं या इस तरह के जितने भी हैं, उनके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि ये वर्जीनिया वुल्फ के रिमार्क्स ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली रिपीटेड होंगी जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ करेक्टर्स का रेफरेंस हल्का हल्का आएगा बीच में। तो सारा डाटा सारा ऑलमोस्ट वही है, वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको एक नए एस्पेक्ट से या नए पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं अभी। सो जेन ऑस्टन लिमिटेड रेंज एंड थीम। अब थीम और लिमिटेड रेंज में उसने अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, हम इसके थ्रू इसकी लिमिटेड रेंज जो है लिखने की, और जिस रेंज के अंदर रहकर उसने अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग को एक बेहतर और ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, हम उस रेंज को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसके थ्रू वर्जीनिया वुल्फ का जो ये रिमार्क है ये कितना सच है और कितना झूठ है, या लाइक कितना फिट बिफिटेड है इस पे। ठीक है, तो वर्जीनिया वुल्फ का रिमार्क आप ऊपर पढ़ सकते हैं। जेन ऑस्टन इज अ मिस्ट्रेस ऑफ मच डीपर इमोशन देन अपीयर्स ऑन द सरफेस। जेन ऑस्टन का के बारे में उसका कहना था कि एक ऐसी मिस्ट्रेस है जो कि जैसे कहते हैं मिस्टर्स, कहते हैं ना कि किसी चीज़ में आपका मास्टर होना या स्पेशलाइजेशन जो आपकी होती है, इसलिए इसको मिस्टर्स कहा है। तो उसका कहना है कि ये डीपर इमोशंस को शो करती है अपने नॉवल में, डीपर इमोशन को एक्सप्रेस करती है, और लाइक आपको डीपली स्टडी करना पड़ता है और फिर आप उन इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस पे या अपेरेंटली आपको वो चीज़ें नहीं इस तरह से मिलेंगी, तो आपको डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो हमने इस रिमार्क को अब देखना है कि कितना बिफिटेड है, किस लिहाज इतना इस नॉवल के लिहाज से कितना हम कह सकते हैं कि ये सच है, या इसका रिमार्क ठीक बिफिटेड है या नहीं है, या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो आपने उस लिहाज से आपके पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, आपके पॉइंट्स, आपकी जस्टिफिकेशन इसको लेके वो होनी चाहिए कि आप उसकी जो है कहने के उसके फेवर में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट हैं, अगर आप डिसएग्री करते हैं उसके इस रिमार्क से, फिर आपके पास वो वाले पॉइंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप उससे डिसएग्री कर सकें। ठीक है, जस्टिफिकेशन कर दे सकें अपने पॉइंट्स की। ठीक है, तो सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।
डेविड सेसिल टेल्स अस, ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी क्रिटिक है जिसका सेकंड टाइम यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है। टेल्स अस दैट जेन ऑस्टिन्स लिमिटेशन स्टेम्ड फ्रॉम हर चॉइस ऑफ थीम्स। उसकी जितने भी जो लिमिटेशन हैं जिसके अंदर रह के उसने अपने करेक्टर्स को बिल्ड किया है, पोर्ट्रे किया है, और जितने भी उसके लाइक थीम को लेके, करेक्टर को लेके, और दूसरे जितने भी एस्पेक्ट थे उस टाइम के 17 18 सेंचुरी के, उसको एक लिमिटेशन के अंदर किस तरह से उसने थीम्स, लाइक उसकी जो चॉइस ऑफ थीम्स थी उसके थ्रू उसने कैसे मैनेज किया है, उन्हीं लिमिटेशंस को थीम्स के थ्रू कैसे मैनेज किया है। ठीक है, तो स्टेम होता है ना किसी की चीज़ को जड़ देना, या जड़ से उसको शुरू करना, या इस तरह से फाउंड, जैसे किसी चीज़ को आप जड़ से शुरू करते हैं या पानी देते हैं, तो इस तरह से इस सेंस में से यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया स्टेम का। तो उसने अपनी चॉइस ऑफ थीम्स के थ्रू अपनी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली ये प्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। शी कुड वन ओनली बी सक्सेसफुल विद थीम्स दैट टर्न ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स। उसका ये कहना है कि वो खाली थीम्स ही अगर उसके देखे जाएँ तो उसके थ्रू भी हमें वो सक्सेसफुल हुई होती नज़र आती है। ठीक है, दैट टर्न ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसके बारे में जो थीम्स हैं वो हाली थीम्स में भी किया जा सकता था, वो सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन क्या था, दैट टर्न ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि पर्सनल रिलेशंस जो हैं उनके थ्रू, जो थीम तो वैसे प्रेजेंट होती है लेकिन इसने पर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू इसको टर्न करने की, प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एंड वर केपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड हिस्टोरिकली और आयरॉनिकली, और हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को हिस्टोरिकली और आयरॉनिकली उसको प्रेजेंट करने की या ट्रीट करने की उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, इस नॉवल में। ही फर्दर सेज इन दिस कनेक्शन दिस नेचर ऑफ हर टैलेंट, तो उसका ये कहना था कि ये जो इसके टैलेंट है, इसके नेचर में जो ये टैलेंट है, इम्पोज्ड अ थर्ड लिमिटेशन on her। इससे ऐसे पता चलता है कि एक थर्ड लिमिटेशन हमें नज़र आती है इस पे, इम्पोज होता है फोर्स करना। ठीक है, तो हम इस पे एक थर्ड लिमिटेशन भी ऐड कर सकते हैं, वो क्या, इट मेड हर अनएबल टू एक्सप्रेस इम्पल्सिव इमोशन डायरेक्टली। अच्छा, अब उसका रिमार्क क्या था डेविड सेसिल का, कि ये थीम्स को अपने जो है लिमिटेशंस के अंदर रह के अपनी चॉइस ऑफ थीम्स के थ्रू उनको प्रेजेंट करती है अपनी नॉवेल्स को। ठीक है, और फिर सक्सेसफुल हो सकती थी सिर्फ थीम्स के थ्रू, लेकिन इसने क्या किया कि उसने पर्सनल रिलेशनशिप्स को ऐड कर लिया। ठीक है, और फिर सटायरिकली और एनिकली इनको अपनी कैपेबिलिटी शो की, इनको इस तरह से प्रेजेंट करके, ट्रीट करके। और फिर इस कनेक्शन में अगर हम देखा जाए तो उसके नेचर में क्या टैलेंट है कि वो बाकी सारी तो चीज़ें उसकी ठीक है, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि हम एक लिमिटेशन इस पे फोर्सली ऐड कर सकते हैं, वो ये कि इट मेड हर अनएबल टू एक्सप्रेस इम्पल्सिव इमोशन डायरेक्टली। उसका ये कहना था कि इस सारे के बाद हम ये अगर कहें कि जो है वो इस काबिल नहीं थी कि वो अपने जो इम्पल्सिव इमोशंस हैं उनको डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकती है। इम्पल्सिव होते हैं पैशनेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो उनको डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं कर सकती है, उसका ये कहना है। उसका ये कहना है कि वो इनडायरेक्टली प्रेजेंट करती है एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के थ्रू, और दूसरे को तीसरे से, और या फिर उसमें कोई सिचुएशन या कंडीशन डाल के और थीम्स वगैरह डाल के, आयरनी या स्टाइल डाल के, तो फिर इस तरह से वो प्रेजेंट करती है, तो वो डायरेक्टली नहीं करती है। ठीक है, तो ये थर्ड लिमिटेशन उसने इस पे लगाई है। शी सर्वेड हर क्रिएचर्स विद टू डिटैच्ड। ठीक है, शी सर्वेड हर क्रिएचर्स, उसने अपनी जो क्रिएचर्स, अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व करती है। स्टे सर्वे होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, विद टू डिटैच्ड, डिटैच्ड सेपरेट करना। ठीक है, her creation with do detached an irony of her to identify herself with them sufficiently to voice their unthinking gushes of feeling। अपने कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स के बारे में ये बात हो रही है कि गशेस कहते हैं किसी चीज़ का फट जाना, या किसी चीज़ का फ्लो, या भागना, रन अवे। ठीक है, टू रन, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो अपने क्या कहती है कि अपने आप को आयरनी, एन आयरनी फॉर हर टू आइडेंटिफाई हर सेल्फ,
ऐसे कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है कि वो सेपरेट रखती है अपने आप को और अपने कैरेक्टर्स को खुद से सेपरेट रखती है, कि वो अपने आप में खुद को आइडेंटिफाई करती है सफिशेंटली, इतनी इनफ कि अपनी आवाज़ को जो है अनथिंकिंगली या कह लो कि उसकी जो एक फ्लो था फीलिंग का, वो उसको अपनी एक्सप्रेस भी करती है, लेकिन अपने आप को उनसे अलग रखती है, अपने आप से उनको लाइक एक डिफरेंस उसने क्रिएट किया है, एक डिस्टेंट क्रिएट किया है। तो इस बेस पे जो है वो करती है। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है, लेकिन इसको इजीली बैठ के रिलैक्स होके समझना है, ठीक है। कि शी सर्वेड हर क्रिएचर्स विद टू डिटैच्ड, अपने जितने भी क्रिएचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको सर्वे करती है, उनको ऑब्जर्व करती है डिफरेंटली, ठीक है, डिस्टेंटली, एक डिस्टेंस रख के। एंड आयरनी फॉर हर टू फॉर हर टू आइडेंटिफाई हर सेल्फ, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उनके करेक्टर के हर एक करेक्टर का अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक उसने एक डिफरेंस, एक आयरनी क्रिएट की है, एक बीच में से जो क्या है कि एक लिमिटेशन क्रिएट की है, डिटैच किया है दोनों को। herself with them sufficiently to voice their unthinking wishes of feeling, अपनी फीलिंग्स को वो करेक्टर जो है अनथिंकिंगली अपने उस फ्लो ऑफ फीलिंग्स को जो है वो कहने के सफिशेंटली पॉसिबली अपनी फीलिंग्स को आवाज़ दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करके उनको बिना सोचे उनको अपनी आवाज़ दे सकते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे क्लास में या कमेंट्स में भी नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँगी। सो नेक्स्ट है इमोशन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। जितने भी इमोशंस हैं वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कंफ्यूजन क्रिएट करके उसके थ्रू उनको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हम बड़े लेवल पे अगर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट जेन ऑस्टिन कैन नॉट और रेदर डज नॉट एक्सप्रेस इमोशन डायरेक्टली। वो अपने जितने भी इमोशंस हैं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो उनको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करती है। द वर्ल्ड ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ लॉन्ग बर्न विदरफील्ड, हंसफोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हैंसफोर्ड है, यू की जगह एंड ए आता है, Hansford and Pemberley, and it is entirely placid with no instance of violence or agitation। यानी कि उसने एक लिमिटेड वर्ल्ड में अपना ये नॉवल लिखा है, वो क्या है उसमें लॉन्ग बर्न है जहाँ पे बेनेट फैमिली रही है, ठीक है, साथ ही नीदरफील्ड है, हैंसफोर्ड है और पेम्बरले है, जहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे वो लोग टूर के लिए जाते थे, ठीक है। तो इन चारों जो टाउन और विलेजेस थे इसके गिर्द ये जो है पूरा नावल घूमता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेड वर्ल्ड थी जिसके अराउंड उसने पूरा नावल कंप्लीट किया। एंड इट इज़ एंटायरली प्लेसिड, कि प्लेसिड होता है कि काम होना किसी चीज़ का बहुत ही पुरसुकून तरीके से, प्लेसिड विद नो इंस्टेंस ऑफ वायलेंस और एगिटेशन, बहुत ही बगैर किसी वायलेंस के, बगैर किसी ट्रबलनेस के, बगैर किसी डिस्ट्रेस के एगिटेशन कहते हैं किसी तहरीक को, ठीक है, किसी का कोई वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, कोई तहरीक चलाना। तो ऐसा कुछ हमें जो है ना कोई वायलेंस, कोई टेरिबल थिंग्स, कोई ट्रेजिडी होती हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो बिल्कुल ही कामली उसने जो है ना वो किया हुआ है इसको, एट लाइक एक काम इन्वायरमेंट ऐड किया हुआ है इसमें नॉवल में। देर इज़ नो फ्राइटफुल और पथेटिक सीन्स ऑफ डेथ, कोई सीन डेथ का नहीं है इसमें, कोई भी हॉरर टाइप की कुछ चीज़ नहीं है, पथेटिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बर्दाश्त ना कर सकें, सुन ना सकें, या रीडर्स के लिए मुश्किल हो। And even the Lydia Wickham elopement is settled before it can create any rift, यानी कि उनकी जो elopement के बारे में भी अगर उसने लिखा तो वो बहुत ही कह लो कि एक फॉल्ट उसने शो करने की कोशिश की है, बिफोर इट कैन क्रिएट एनी रिफ्ट और द फॉल्ट, ठीक है। तो बजाय इसके कि उसकी वजह से कोई फर्दर टेरिबल थिंग जो है क्रिएट होती है या कुछ इस तरह का इवेंट होता, इंसिडेंट होता, तो उसको मतलब एक लिमिटेड रेंज में वहीं पे रोक दिया गया, एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस क्रिएट करते हुए उसमें कंटिन्यू किया है आगे।
Therefore we may agree with Charlotte Bronte. Charlotte Bronte एक राइटर है, फेमस राइटर है। अम, ये मॉडर्न नॉवल में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो ये इसी का नॉवल आप आगे जाके पढ़ेंगे। आई थिंक जेन एयर है, ठीक है। तो ये उसकी ऑटोबायोग्राफी पे लिखा है इसने। तो हम इसका अभी इसका भी रेफरेंस यहाँ पे आ गया है, दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वेहमेंस एंड डिस्टर्बिंग सीन्स। उसने ये कहना था चार्लोट ब्रोंटे का, यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन आप अंडरलाइन जरूर कर लेना इसको। चार्लोट ब्रोंटे का कहना था कि यहाँ पे मतलब इसके नॉवल में एब्सेंस है, यानी कि गैर मौजूदगी है किसकी, वहमेंस एंड डिस्टर्बिंग सीन्स। वहमेंस होते हैं बहुत ही फोर्स या पैशन किस्म के, सहत किस्म के जो टेरिबल टाइप सीन्स हैं वो। तो उसका ये कहना था कि डिस्टर्बिंग या इस तरह से कोई नहीं जो आपको मेंटली थोड़ा सा सिक फील करते हैं, ऐसे कोई सीन्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो उनकी एब्सेंस हमें नज़र आती है इसमें। However, if the implication is stretched further, अगर हम इसकी implication को यानी कि imply करने के जो तरीका है इसको हम further stretch करें, तो देखने की कोशिश करें स्टडी करने के करते हुए, further to include the suggestion that there is a deplorable want of emotion, ठीक है। deplorable shameful want of emotion। तो हम अगर further study करते हैं तो हमें यहाँ पे shameful emotions नजर आते हैं। A general disdain of passion, as Charlotte Bronte says. जनरल डिस्डेन ऑफ इमोशंस यानी कि एक जनरल जो जनरली आप बात करते हैं किसी के बारे में, तो जो क्या है कि अगेंस्ट द मॉरल एक्ट, ठीक है, उसके बारे में वो उसका क्या कहना था, दैट वुड बी एन इनजस्टिस टू जेन ऑस्टन। अगर हम किसी एक पैशन के लिहाज से बात करें तो वो जेन ऑस्टन के लिए इनजस्टिस होगा, नाइंसाफी होगी, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट फैमिली गॉसिप्स, ड्राइंग रूम चैट्स, फैमिली गॉसिप्स यानी कि फैमिली इश्यूज जो फैमिली के आपस में कॉन्वर्सेशंस हैं, रिलेशंस हैं, ड्राइंग रूम चैट्स, ड्राइंग रूम में बैठ के वो जो एक बातें करते थे, कॉन्वर्सेशन उनकी होती थी, जो है, अच्छा ये वर्ड है टाइटा टेट, ठीक है। टाइटा टेट, ये इसको बेसिकली ये बातें करना, कॉन्वर्सेशन करना या चैट करना, कम्युनिकेट करना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, टाइटा टेट, ठीक है। बॉल्स यानी कि मैरिज हॉल, सॉरी, जो डांस बॉल्स थे उसके बारे में बात की जा रही है। मैरिज प्रपोजल्स एंड कंट्री वॉक्स आर द मटेरियल। कंट्री वॉक्स यानी कि जिस जिस जगहों पे जो कैरेक्टर्स घूमने जाते थे एज अ टूर, जाते थे वहाँ पे, ठीक है, टूरशिप के लिए, आर द मटेरियल्स विद विच जेन ऑस्टन वर्क्स, ठीक है। ये वो सारे मटेरियल हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी बेस पे ये अपने नॉवल्स लिखती है और अपना उन पे अपना काम करती है बेसिकली। दिस मटेरियल्स आर अपेरेंटली ट्रिवियल। जितना भी ये मटेरियल है सारा अपेरेंटली, अगर हमें देखा जाए तो देखने में हमें ये बहुत माइनर सा लगता है, बहुत छोटी चीज़ें लगती है, ट्रिवियल होता है, माइनर। बट द अल्टीमेट इम्प्रेशन ही शी क्रिएट्स इज प्रोफाउंड। जो एक अच्छा बेस्ट इम्प्रेशन है इसके बिल्कुल अपोजिट, या कहने के थोड़ा सा अल्टरनेट या अपोजिट ही कह रहे हैं, इम्प्रेशन एक जो क्रिएट करती है वो क्या है, प्रोफाउंड है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। बट देर इज मच साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट इन हर नॉवल्स एज वर्जीनिया वुल्फ सजेस्ट। जैसे वर्जीनिया वुल्फ सजेस्ट करती है कि इसके नॉवल्स में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट हमें नज़र आता है और बहुत ही डीप टाइप के इसके नॉवल्स होते हैं, जिसमें आपको डीप स्टडी करने पे उनका एनालिसिस पता चलता है कि इसमें एक्चुअली है क्या, थीम्स क्या हैं, आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, कैरेक्टर्स का क्या उसमें किस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया है, और उनकी क्या एफर्ट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, ठीक है, एवरीथिंग। सो नेक्स्ट है इमोशंस कंट्रोल्ड एंड विद इन अ सोशल फ्रेमवर्क, ओके। अब इमोशंस को किस तरह से उसने हर एक के कैरेक्टर के इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो किया है, और एक अंडर कंट्रोल जो इमोशंस हैं उनको बताया हुआ है, और सोशल फ्रेमवर्क के अंदर रह के बताया हुआ है, ठीक है। फ्रेमवर्क होता है ना कि ऐसा मास्टरपीस या कोई इस तरह की एक चीज़ का स्ट्रक्चर जिस तरह से आप डेवलप करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क। तो उनको अंडर कंट्रोल रखते हुए इसने एक स्ट्रक्चराइज किया है इस नॉवल को, ठीक है।
Jane Austen's theme in all her novels is love, courtship and marriage. यहाँ पे मनी भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तमाम नॉवेल्स में उसके हमें कोर्टशिप यानी कि उसके जो करेक्टर्स हैं उनके डिफरेंट अफेयर्स नज़र आते हैं, उनके लव लाइफ्स नज़र आती हैं, मैरिज इश्यूज नज़र आते हैं, और इसमें मनी का भी एक्सपेक्ट आप ऐड कर लें क्योंकि उस टाइम पे मनी का भी बहुत ज़्यादा इशू था जिसको इसने हाईलाइट किया है। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट द फीलिंग्स और इमोशन कैन बी केप्ट आउट ऑफ सच अ स्टोरी। ऐसी स्टोरी से इमोशंस को, फीलिंग्स को दूर रखना या बाहर रखना एक बहुत ही कह लें कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिल्कुल जो है ना, इसके बगैर इसके नॉवेल्स कंप्लीट नहीं होते हैं, इसकी स्टोरी कंप्लीट होती ही नहीं है। जेन ऑस्टन की जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें जेन्स इन्वॉल्वमेंट विद बिंगले इज एन अफेयर ऑफ द हार्ट एंड ऑफ इमोशंस। जितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी जेम्स इन्वॉल्वमेंट विद बिंगले, जितना उसने बिंगले के बारे में उस करेक्टर में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो की है, उससे हमें क्या पता चलता है कि इज एन अफेयर ऑफ द हार्ट एंड इमोशन। आपके जज्बात और आपके दिल के जो अफेयर्स हैं, ठीक है। बिंगले, चार्ल्स बिंगले के बारे में वो मतलब उसके दिल के और उसके जो स्ट्रॉन्ग रियल इमोशंस हैं, ट्रू इमोशंस हैं, वो हमें नजर आते हैं। लिज़बeth एंड डार्सी फॉर ऑल देयर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, दोनों अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के थ्रू हमें नज़र आते हैं, जिसके थ्रू उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सिबल किया और अपना जो इम्प्रेशन था, फर्स्ट इम्प्रेशन, वो उनका चेंज हो गया बाय द टाइम। तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ही थी कि उन्होंने अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की कि खुद को वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन's फीलिंग्स एंड इमोशंस they are able to change themselves, okay। And reliance on sense also undergo the turbulent। रिलायंस कहते हैं डिपेंड करना, ठीक है। रिलायंस डिपेंड करता है ऑन सेंस, ऑल्सो अंडरगो एक जो एक्सपीरियंस करते हैं जब, ठीक है, अंडर तजर्बा करना, ठीक है। सो डिपेंड करता है उनकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, जो पीछे हार्ट ऑफ इमोशंस की बात हो रही है, वो सारा इस पे एक्सपीरियंस करता है। द टर्बुलेंट अनस्टेबल, जो अनस्टेबल एक्सपीरियंस, ये जो इनके एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में बात हो रही है। टर्बुलेंट एक्सपीरियंस, जो अनस्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ देयर माइंड्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस इन डिस्कवरिंग देयर लव फॉर ईच अदर, ठीक है। इन सारों ये इन चीज़ों को इन्हें फेस किया था बीच में। इनका रिलेशनशिप बहुत ही अनस्टेबल था, ठीक है। और फिर ये और बात है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नॉवल, वो थोड़ा ऐसे टाइम पे आके उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स फॉर ईच अदर जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है।
Thus the passions do appear in her novels. जितने भी पैशंस हैं नज़र आते हैं आपको, लव, मैरिज और जितने भी ये सारे पैशंस हैं जिसमें क्रेजीनेस आप कैरेक्टर्स की देख सकते हैं. बट द इमोशन इन जेन ऑस्टन्स वर्ल्ड मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड कंसील्ड. उसने अपने जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें कंट्रोल, जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कहने के अंडर कंट्रोल रखा है और उनको कंसील्ड फॉर्म में रखा है. दैट इज वायलेंट इमोशन. लाइक अगर कोई वायलेंट इमोशन हमें मतलब ऐसा कोई भी हमें नज़र नहीं आता पूरे नॉवल में. कोई भी वायलेंट इमोशन नहीं नज़र आता सिवाय विक्रम के कैरेक्टर में. अगर आप समटाइम देख सकें कि थोड़ा सा वायलेंट वो बनाने की कोशिश करता है अपने कैरेक्टर में कि जिस तरह से गलतफ़हमी पैदा करता है डैसी और एलिज़ाबेथ के बीच. तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा हमें वायलेंट इमोशंस का टच नज़र आता है, ठीक है? इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर दैट दाउ वन फील्स डीपली. कि एक कैरेक्टर के बारे में जब हम क्रिटिकली देखते हैं, टेस्ट होता है क्रिटिकली, आप किसी कैरेक्टर को एग्जामिन करते हैं या एनालिसिस करते हैं उसका, तो वन फील्स डीपली. एक इंसान जो है वो बहुत ही डीपली सोचता है या महसूस करता है. वन डज नॉट डिस्ट्रेस अदर पीपल बाय अ डिस्प्ले ऑफ फीलिंग. डिस्ट्रेस होता है कि किसी भी लाइक आप खुद को जो है वो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी पेन है या आपका जो सॉरो है, ठीक है, एंजाइटी, ठीक है, उसको आप यानी कि वन डज नॉट डिस्ट्रेस, यानी कि अपना जो पेन है, जो अपनी सॉरो है या एंजाइटी है, वो अब अपनी उनको लाइक हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जितना इंसान कुछ डीपली सोचता है या फील करता है, हर कैरेक्टर अगर उसको हम क्रिटिकली देखें तो कोई अपने इमोशंस को डायरेक्टली पीपल के सामने, लोगों के सामने या उन्हें किसी भी, हम चाहते नहीं है कि कोई हमारी फीलिंग्स को मतलब हमारी जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं हिडन रखना चाहते हैं हम, वो किसी को पता चले, ठीक है. तो वन डज नॉट डिस्कस, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके जो है वो एंजाइटी और पेन या लोगों पे एक्सपोज हो. तो यही जो है डिस्प्ले ऑफ फीलिंग हमें डीपली नज़र आता है. यानी कि हमें सरफेस ऑन द सरफेस नज़र नहीं आएंगी उसके ये जो डिस्ट्रेस फीलिंग्स हैं, डिस्प्ले ऑफ फीलिंग जो है हमें डीपली नज़र आता है, ठीक है. सरफेस पे नज़र नहीं आएगा, पेरेंटली नज़र नहीं आएगा. अच्छा, यहाँ पे एक आगे हैं क्रिटिक. उनका ये कहना है कि एज नॉर्मन शेरी सेज शी डील्स विद इमोशंस व्हिच आर एक्सपीरियंस्ड इन अ सोशल फ्रेमवर्क. ठीक है. एक सोशल फ्रेमवर्क का जो सोशल स्ट्रक्चर है एक उसके अंदर जो है ना एक्सपीरियंस इमोशन को वो शो करती है. जैन ऑस्टन बिलीव्ड इन द ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी की ऑर्गेनिक यूनिटी पे बिलीव करती है वो. उसका ये कहना है कि सोसाइटी जो है एक, सब लोग एक जान है, यानी कि एक कह लो कि नेचुरली सबको जो है एक दूसरे की, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग क्या है कि वो माशरे में रहते हुए पुरसुकून रहता है, दूसरों को भी अपनी आसानियाँ देता है और अपनी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता है. तो मतलब एक एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वो कहती है कि सोसाइटी में इस तरह की यूनिटी होनी चाहिए. तो ऑर्गेनिक यूनिटी इस सेंस में कहा गया है. एंड देयरफॉर द इंडिविजुअल मस्ट नॉट डिस्प्ले हिज पैशन. वही भी बात आ गई यहाँ पे. बट सबऑर्डिनेटेड टू द लार्ज पर्पस ऑफ सोसाइटी. यहाँ पे किसी भी वही पार्ट आ गया इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वाला, कि किसी भी इंसान को अपने इंडिविजुअल या इंडिविजुअलिटी पे की बेस पे अपने पैशंस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है. उनकी वजह से वायलेंस नहीं फैलाना चाहिए ताकि सोसाइटी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. लाइक सोसाइटी के जब भी कोई डिसीजन लें, ठीक है, सबऑर्डिनेट होता है जूनियर, लोअर लेवल. तो सोसाइटी के कहने के सुकून के लिए, एक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए, तो खुद को अगर आपको लोअर भी करना पड़े, अपने पैशंस को कंट्रोल भी करना पड़े, तो उसको करना चाहिए. तो इंडिविजुअलिटी पे कंट्रोल होना चाहिए. वायलेंट पैशंस ऑफ जेन एयर एंड लॉर्ड रोचेस्टर. ये जो मैंने पीछे चार्लोट ब्रॉन्टे जो राइटर है उसका नाम लिया है, वो
उसके ये कैरेक्टर्स हैं नॉवल के अंदर। उसका नॉवल आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, जेन एयर, ठीक है। जेन एयर नॉवल का नेम भी है और ये हीरोइन का नेम है, और उसके हीरो का नाम था लॉर्ड रोचेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस आया है। तो इनके वायलेंट पैशंस थे उस नॉवल के अंदर, किस तरह थे, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट थे कि किस तरह से एक दूसरे को वो मतलब उनकी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ही हार्श थे, बहुत ही हार्ड टाइम की उनकी दोनों की लाइफ थी। तो उसको उसने प्रेजेंट किया हुआ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके पैशन जो है बहुत ही वायलेंट टाइप के थे, विच चार्लोट ब्रॉन्टे डिपिक्ट्स वुड हैव बीन डिस्ट्रक्टिव टू द ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ जेनसन सोसाइटी, ठीक है। तो उसका ये कहना था कि ये जो करेक्टर्स मैंने डिपिक्ट किए हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रप्टिव हो सकते हैं जिस तरह की सोसाइटी को जेन ऑस्टिन प्रेजेंट करती है, ठीक है, उनके लिए एक डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम का की वजह बन सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव होता है कि टू बिकम कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम और टेरिबल हैपनिंग, ठीक है। तो उसका कहना है कि ये उस तरह की सोसाइटी के लिए डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। द पैशंस हैव टू बी कंट्रोल्ड, जितने भी आपके पैशंस हैं, आपके जो जज़्बात हैं, फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा। द आयरॉनिक डिटैचमेंट वाज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ हर टेक्निक। आयरॉनिक जो डिटैचमेंट थी, डिटैचमेंट यानी कि एक इंडिस्टेंट जो उसने रखा हुआ है, उसको इस टेक्निक को उसने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। स्टाइल एंड विजन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं सारी रिपीटेडली आ रही हैं। द करेक्टर्स इन हर नॉवेल्स दस एक्सपीरियंस इमोशन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जितने भी करेक्टर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस के थ्रू और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की वजह से, बट दे आर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजन, ठीक है। हर एक अब करेक्टर अपने ही इमोशंस में अंडर कंट्रोल दिखाया गया है। Periods of solitude and contemplation are the habitual reactions of her heroines to moments of stress. Periods of solitude, solitude क्या क्या होता है, तन्हाई को कहते हैं, ठीक है, loneliness। और contemplation किसी का किसी को ऑब्जर्व करना, गौर करना, ठीक है, अपनी अटेंशन शो करना। तो जो जितना भी टाइम पीरियड था जिसमें लोग ऑब्जर्व करते थे दूसरों को, और जितने भी उनका लोनलीनेस का टाइम पीरियड था, और द हैबिचुअल रिएक्शंस ऑफ द हीरोइंस, हीरोइंस के थ्रू उनका बताया गया कि कितना उनका मतलब हैबिचुअल, ये उनकी आदत आदत थी, उनके कैरेक्टर में ये डाल दी गई कि वो किसी कोई लोनलीनेस की वजह से डिप्रेस है, मतलब इस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनको हीरोइंस के बारे में शो किए, हीरोइंस के थ्रू शो किए गए हैं टू द मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। द अल्टरनेटिव इज एक्सरसाइज और ऑक्यूपेशन। हम कहते हैं ना कि किसी भी स्ट्रेस में अगर कोई कोई इंसान किसी स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है या फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो एक्सरसाइज करे, या फिर ऑक्यूपेशन होता है कि आपके पास कोई डेजिग्नेशन होता है, या आप कोई लाइक एम्प्लॉयड पर्सन, एज एन एम्प्लॉयड पर्सन आपके पास जॉब होती है, तो वो ऑक्यूपेशन उस लिहाज से है, ठीक है। यानी कि आप या तो आपकी जॉब या जिस पे आप काम कोई काम शुरू कर लें, या फिर आप एक्सरसाइज कर लें, तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन किया गया। एलिजबेथ आफ्टर रीडिंग Darcy's letter wanders along the lane for 2 hours, giving way to every variety of thought until fatigue। यानी कि फटीग हमने यूजुअली सुना होगा, हमारे बड़े समटाइम बोलते हैं कि फटीग पड़ गई है इस तरह से, तो वो एक्चुअली सही वर्ड सही जगह पे यूज़ कर रहे हैं। फटीग का मतलब है फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ठीक है, यानी कि आप दिमागी तौर पे आप जब थक जाते हैं, या आपके लिए आप किसी बात को सुन के आपको लगता है कि ये तो मेरे सर का दर्द बन गया है या बन जाएगा, या एक टेंशन सी बन गई है, पड़ गई है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जब उसका लेटर पढ़ा, तो वो 2 घंटे के लिए एक ऐसी सिचुएशन में रही जैसे आप परेशान होकर तो इधर उधर टहलने लग जाते हैं, ठीक है, इस तरह से वो करने लगी। फिर उसने जितने भी उसके माइंड में थॉट्स आ रहे थे और जितने भी वो टेंशन आ रही थी, उसको उसने भगाने की कोशिश की, कि लाइक कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या हो रहा है, ये और हुआ क्या और अब क्या हुआ है, in the recollection of her long absence, and made her at length return home. And when she recovers from the shock of hearing Lydia's elopement, had Elizabeth been at leisure to be idle,
जब उसे उसकी एलोपमेंट, ये ऊपर वाली लाइन में इसने नहीं रिपीट करी क्योंकि ये सारी वही है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो लिडिया की जब उसे शौक लगा उसकी एलोपमेंट का सुनने पे उसे शौक लगा, तो उसने कहा हैड एलिजबेथ बीन एट लायर टू बी इडल। एलिजबेथ हैड बीन यहाँ पे आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटेंस में मिस्टेक है। इडल कहते हैं कि लेजीनेस को, ठीक है। तो वो जो है अपने कह लें कि थोड़े से एक शौक में जब आता है ना इंसान, तो थोड़ा सा लेजी, थोड़ा सुस्ती से पड़ जाती है, आपके छा जाती है। तो ये वाली इसकी कंडीशन थी। शी वुड हैव रिमेन सर्टन दैट ऑल द एम्प्लॉयमेंट was impossible to one so rest as herself, but she had her share of business. Like उसका जो है उसकी वजह से दूसरों को जो कहने कि she would have remained certain, इस मामले में वो लाइक उसको कॉन्शियस रहना चाहिए था। वो ये सोचती थी कि उसको कॉन्शियस रहना चाहिए था, एंड ऑल एम्प्लॉयमेंट वाज इम्पॉसिबल टू वन, यानी कि किसी एक बंदे के लिए ये जो है बहुत ही इम्पॉसिबल था कि वो इस मामला को रोक के रखता है या अंडर कंट्रोल रखता है, ठीक है, और अपने आप तक रखता। तो ये जो है वो अपना जो ये कहने के अम, वो किसी से शेयर नहीं कर सकी थी, ठीक है। तो शी हैड हर शेयर ऑफ बिजनेस जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर सकी थी, ठीक है। यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स से उसे बहुत ज़्यादा वो कहने की टेंशन हुई थी। सो अगेन है साइकोलॉजिकल डिलिनिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। डिलिनिएशन कहते हैं डिपिक्शन को या पोर्ट्रे को पोर्ट्रे करना, किसी को इलस्ट्रेट करना, प्रेजेंट करना, ठीक है, करेक्टर्स को। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो पोर्ट्रे था वो कैसा था करेक्टर्स का, अभी हम देख लेते हैं। Jane Austen's novels are profound in the psychological delineation of character. She is able to capture superbly the subtlety, subtlety, सॉरी, सबलेटी, ठीक है, ये वर्ड है सबलेटी ऑफ थॉट्स, यानी कि अपने सबलेटी का मतलब है किसी चीज़ को कंसिडर करना, किसी आप कंसर्न शो करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में। तो वो क्या करेगी कि उसने जितना भी थॉट्स थे उन पे अपना बहुत ही सुपरली कंसर्न शो किया है और उनको कैप्चर किया है ब्यूटीफुली। हाफ थॉट्स, हाफ थॉट्स इस सेंस में कहा गया है कि जब आप मेंटली डाइवर्ट आपकी जो है ना थिंकिंग डाइवर्ट होती है, आपके थॉट्स डाइवर्ट होते हैं जब, ठीक है, आप एक बार बंदे की बात सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दूसरा बंदा एट द सेम टाइम बोल रहा है, या आपको आपके कान में बोल रहा है या सुन रहा है, आप उसको बोल रहा है आपके कान में, तो आप उसको सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि एट द सेम टाइम आपके एक बंदे की बात सुन रहे हैं तो दूसरे की तरफ भी आप अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, उसको भी उसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाफ थॉट्स ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाते हैं, किसी एक को क्लियरली सुन नहीं पाते। एंड रिफ्लेक्सेस ऑफ हर कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। रिफ्लेक्सेस अनशेम्ड, अनशेम्ड, ठीक है, शेमलेस या जो जिनमें लाइक बहुत ही एक्सप्रेसिवली उनके कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, लाइक जो भी उन्होंने किया वो लाइक कहने के एक्सेप्ट किया, और शेमलेसली उन्होंने अपने आप को जो है अनअबैश्ड प्रेजेंट किया इस तरह से, ठीक है। रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिक वे में भी आता है, ठीक है, जैसे कि किसी भी कैरेक्टर को उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो ऑटोमेटिकली हमें नज़र आता है कि वो किस टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द environment in the novel, we can see their characters, uh, their involvement and their progression through the situation and the condition. We can see that the characters have their automatic involvement और automatic progression in this novel, ठीक है। तो वो उस चीज़ को रिफ्लेक्सेस इसने कहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अनशेम्ड होना भी कहा जा सकता है, हाफ थॉट्स इसी सेंस में आता है। बाय मेयर हिंट्स, बहुत सारी हिंट्स के थ्रू हम और सजेशंस के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जेन ऑस्टन इम्प्लाइज द डीप इमोशंस एंड इम्पल्स फेल्ट बाय हर कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके कैरेक्टर के थ्रू हम ये इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इम्पल्सिव जो फीलिंग्स हैं हम देख सकते हैं। लीडियाज अनअबैश्ड, बहुत ही शेमलेसली उसने जो है वो हरकतें की थी।
and wild behavior at Longbourn after her marriage with Wickham is disliked by Elizabeth. Elizabeth को उसकी ये हरकत बहुत बहुत बुरी लगी थी, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है कि बहुत अनअवैश था, मतलब बहुत ही उसमें वो ashamed नहीं थी, ठीक है, उसमें उसको शर्मिंदगी नहीं थी, embarrassment नहीं थी। But she does not rebuke or admonish Lydia. इसने लिडिया को डांटा नहीं था, ठीक है। रिब्यूक का मतलब है किसी को डांटना या एम्बेरस करना, ठीक है। एडमोनिश एडमोनिश स्टाइलिस्टिक वे में या कहने के वॉर्न करने के जो है ना वो उस वे में उसको ना तो वॉर्न किया था ना ही उसने उसको डांटा, कुछ भी नहीं कहा था, कोई कमेंट नहीं किया था। When Lydia begins to narrate how she was trying to show her marriage ring to others, Elizabeth cannot stand it. जब वो शो कर रही थी, वो ये दिखा रही थी या बता रही थी अपने बारे में कि वो अपनी मैरिज रिंग मतलब दिखा रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी, शेयर कर रही थी अपनी फीलिंग्स, तो एलिजबेथ ने उसको बिल्कुल भी सुनने की कोशिश नहीं की थी। वहाँ पे वो खड़ी नहीं रही थी। शी एट वंस वॉक्स अवे फ्रॉम द प्लेस, दस वहाँ से वो उठ के चली गई थी, एंड दस हिंटिंग एट हर डीप सेंसिटिवनेस एंड फीलिंग्स, यानी कि ये इसकी या उसका वहाँ से उठ के चले जाना ये शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके, क्योंकि वो अपनी सिस्टर की इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी कि जिस इंसान ने उसको डिसीव किया वो उसी के साथ भाग गई और लीगली शादी नहीं की बल्कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मतलब अपनी मर्जी से शादी की, तो ये एक शेमफुल हरकत थी उसके नज़दीक। तो इस वजह से वो उसकी सेंसिटिवनेस हम देख सकते हैं कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उसको डांट भी नहीं रही थी लेकिन डीपली जो है वो उससे हर्ट हुई हुई थी उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है जो साइकोलॉजिकल डिलीनिएशन है कैरेक्टर्स की हम यहाँ पे देख सकते हैं। Elizabeth's thoughts and impulses are analyzed by Jane Austen with great success. Okay, उसके thoughts और impulses को आप बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। Her refusal of Colin's proposal, her first impression of Darcy after marital ball, her refusal of Darcy's proposal at Hansford, her trip to Pemberley, and her last letter to Mrs. Gardiner seeking clarification about Darcy's character clearly prove that the moment of Pride and Prejudice is on an inner place. ठीक है, कि ये सारे इम्प्रेशंस और सारे ये इमोशंस जो हैं ये एलिज़ाबेथ के को जो हम इनके थ्रू ये जो इवेंट्स हुए थे इनके थ्रू हम उसका क्लियरली इसकी डिपिक्शन देख सकते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल डिपिक्शन, इसमें डर्सी का भी रेफरेंस आ जाता है। It is with great success that the mental conflict of Elizabeth has been presented in the novel. ठीक है, ओके। अब दूसरे इमोशंस के बारे में बात होगी, ठीक है। अदर इमोशंस, लेट्स सी नाउ। The wilder emotions and passions may be lacking, but with minimum of rhetorical flourish, Jane Austen gives brilliant examples of other significant emotions like envy, jealousy, cunning, hypocrisy, pride, vanity, snobbery, and of these are numerous examples in Jane Austen's novels. यानी कि हमें अगर दूसरे पैशंस के अलावा हम देखे जाएँ तो इमोशंस में विद मिनिमम ऑफ रेटोरिकल फ्लोरिश, रेटोरिकल जो फ्लोरिश हैं वो कह लें कि एक स्टाइलिस्टिक वे में जो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट शो की है। फ्लोरिश होता है कि डेवलपमेंट होना या ग्रो करना, ठीक है। तो जेन ऑस्टन ने जो एक ब्रिलियंट एग्जांपल्स प्रेजेंट किए हैं हमारे सामने स्टाइलिस्टिक वे में, उनमें क्या है, एनवी है, एनवी भी जेलसी को ही कहते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स में एनवी को, ठीक है। बहुत ही एक्सपेंडली पढ़ेंगे आप इसको, बहुत एक्सपेंड किया हुआ इसको। जेलसी, ठीक है। क्यूनिंग, क्यूनिंग मैंने आपको बताया था, क्लेवरनेस को कहते हैं। हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। प्राइड, फहर। वैनिटी, वैनिटी भी कंसीट को ही कहते हैं। कंसीट मतलब घमंडी होना, ठीक है। स्नोबरी, शेही मारना। एंड ऑफ दीज देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स इन जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स। न्यूमरस यानी कि जो काउंट की जा सके, दे काउंट ना की जा सकें, यानी नंबर में आप उसको वन बाय वन काउंट भी कर सकते हैं और समटाइम अनकाउंटेबल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ जेलसी, कंसीट एंड हिपोक्रेसी ऑफ कैरोलाइन बिंगले, ठीक है। कैरोलिना बिंगले नहीं है, कैरोलाइन बिंगले है। तो कंसीट वही कहते हैं घमंड इंसान को, प्राइड जो पर्सन होता है, एंड हिपोक्रेसी ऑफ कैरोलाइन बिंगले। उसकी मुनाफत को हम देख सकते हैं। देयर इज अ कनिंग विलेनी ऑफ बिकम, यानी कि उसके जो विलेन एज अ विलन जो हम उसको हरकतें हैं जितने भी देखते हैं उसकी चालाकियाँ देखते हैं वो सब
देयर इज अ स्नोबरी एंड वैनिटी ऑफ लेडी कैथरीन। यानी कि यहाँ पे हर एक करेक्टर का साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो उनकी प्रेजेंटेशन थी और एनालिसिस था वो हम उनका रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पीछे भी और यहाँ पे भी। तो हर एक कैरेक्टर अपने 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 आप में क्या है ये अब आप खुद जो है वो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जेन ऑस्टन के बारे में एक स्टेटमेंट कही गई है। जेन ऑस्टन इज अ नॉवेलिस्ट ऑफ वेरी लिमिटेड रेंज बट हर लिमिटेशन आर सेल्फ इम्पोज्ड। उसके जितने भी लिमिटेशंस के अंदर है, लिमिटेड रेंज में उसने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो है सेल्फ इम्पोज। अपने सेल्फ इम्पोज होता है किसी को किसी पे मुसलत करना, ठीक है, खुद पे, यानी कि अपने जो उसके एक्सपीरियंसेस थे। सेल्फ इम्पोज का यहाँ पे मतलब है कि अपने जो एक्सपीरियंसेस थे खुद पे जो उसने एक्सपीरियंस किया, फेस किया हुआ है, उसकी बेस पे उसने ये लिखी हैं limitations के अंदर आके। एंड विद इन द पैरामीटर्स शी सेट्स हरसेल्फ जेम्स आउट इज परफेक्ट। अपने पैरामीटर और लिमिटेशन के अंदर रह के उसने सारा कुछ लिखा है, ठीक है, जो उसने सेट किया हुआ था अपने लिए। तो यही उसकी परफेक्ट आर्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ के पे क्या कह सकते हैं, दस though there are no violent outbursts of passion we can agree with Virginia Woolf कि यहाँ पे कोई वायलेंस जो है आउटबर्स्ट टाइप के पैशन नहीं है, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन एग्री विद वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, हम एग्री कर सकते हैं दैट जेन ऑस्टन इज द मिस्ट्रेस ऑफ अ मच डीपर इमोशन देन अपीयर्स ऑन द सरफेस। कि उसका कहना ठीक था कि उसके कैरेक्टर्स वाकई डीपर इमोशंस रखते हैं, ठीक है। सरफेस पे अपेरेंटली हम उनको जज नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। Jane Austen does deal with emotion, but by implication, it is controlled within a social framework. ठीक है, वही lines हैं। Jane Austen wrote in the tradition of the 18th century novelist, classist in spirit. She strove to portray her major characters as being prudent and wise. क्लासिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासिस्ट उनको कहा जाता है जो कह लें कि जो क्लासिक्स को स्टडी करते थे, ठीक है, और उनकी बेस पे उनके रेफरेंसेस ऐड करते थे या उन पे बिलीव करते थे, उनको पढ़ते थे और उन्हीं के रेफरेंस पे अपने नावल और ड्रामा लिखते थे, ठीक है। तो क्लासिस्ट एक्चुअली जो एंशियंट ग्रीक और लैटिन है उनको कहा जाता है। इसलिए आपके जो नावल और ड्रामा पढ़ रहे हैं, एडिपस रेक्स है, डॉक्टर फास्टस आपने पढ़ना है, इनको क्लासिकल ड्रामा कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो क्लासिकल ड्रामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ग्रीक और लैटिन से रिलेटेड है, ठीक है। इन स्पिरिट शी स्ट्रॉव टू पोर्ट्रे हर मेजर कैरेक्टर्स एज बीइंग प्रूडेंट एंड वाइज। प्रूडेंट मतलब, प्रूडेंट का भी मतलब वाइज ही होता है, ठीक है, अक्लमंदी से, ठीक है। तो स्ट्रॉव एफर्ट्स टू ऑब्टेन समथिंग, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना, स्ट्रॉव, स्पिरिट शी स्ट्रॉव टू पोर्ट्रे, यानी कि अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करना, उसका क्या था तरीका कि उन्होंने वॉइसली प्रेजेंट किया है और बहुत एफर्ट उस पर लगाई है उसने। फ्री फ्रॉम द एरर्स एंड मिस जजिंग अराइजिंग आउट ऑफ टू मच इमोशंस। डीप इमोशंस को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ उनकी एरर्स क्या हैं, उनकी मिस जजमेंट क्या है। पैशन इज देयर, पैशन हमें हर जगह नजर आता है, उनके इमोशंस के थ्रू, उनके फीलिंग्स के थ्रू, ठीक है, और उनके जो सोशल और मॉरल वैल्यूज थी इस टाइम पे उनके थ्रू नॉवल के अंदर। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन जेन ऑस्टन इज दैट पैशन मस्ट बी गाइडेड करेक्टली बाय प्रूडेंस। यानी कि जो भी पैशन हो, उसका मकसद ये था कि जो भी पैशन हो उसको करेक्टली जो है वॉइसली प्रेजेंट किया हो, गाइड किया हो, ठीक है, उस तरह से नजर आएगा। ओके, यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट, ये इसको आप स्पिरिट्स ऑफ जेन ऑस्टन स्पिरिट ऑफ क्लासिज्म, ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली। ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेडली एक ये ऐड किया गया, ऐड हो गया बाय मिस्टेक, ठीक है, इसको इग्नोर करना है आपने। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिट ऑफ क्लासिज्म, यानी कि किस तरह से ब्यूटीफुली और बहुत वाइड रेंज में इसने इस नावल को लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसलिए ऐड किया है ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएगा कि हाँ, हमने पढ़ा हुआ है और हम इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पहले वाला जो हमारा टॉपिक था जो वर्जीनिया वुल्फ वाला, उससे अलग रखना है, ठीक है।
तो वैसे मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन प्रिपेयर फिर भी आपने करना ही है इसको। इवन इन द एक्सप्रेशन ऑफ डीप एंड ट्रू फीलिंग वन मस्ट बी वॉइस। ठीक है, जितना उसके डीप फीलिंग्स थी उसको समझने के लिए इंसान का अक्लमंद होना ज़रूरी है, इंसान के पास अक्ल का होना ज़रूरी है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिडिया इज़ फुलिश एंड विक्रम इज़ विलेनियस। वो पागल थी, बेवकूफ़ थी और विक्रम क्या था? एक विलन की हैसियत से नज़र आता है हमें। The two are lovers, no doubt, but their लव इज़ नॉट अंडर प्रूडेंट कंट्रोल। यानी कि उनका जो लव था उसके उसमें हमें कोई वॉइस या कोई इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, वो दोनों ही पैशनेट थे क्रेजीनेस की वजह से एक दूसरे के लिए। लाइक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ही वाइसली एक दूसरे के रिश्ते को समझते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि हम शादी कर लें। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं था। ये केस था डार्सी और एलिज़ाबेथ के केस में ऐसा था कि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत वाइज़ली सोचते हैं। ऐसा इनके नहीं था, ये आउट ऑफ कंट्रोल थे। ठीक है, तो वाइज़ली अंडर कंट्रोल नहीं थे इनके पैशंस और इमोशंस एंड हेंस दे डू नॉट हैव द अप्रोबेशन ऑफ द अदर। ठीक है, अप्रोबेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइक ऑथर की जो नॉवेलिस्ट है, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी इन दोनों को लेके। लाइक कोई भी आप इस तरह के कोई आप कपल देखें या इस तरह के कोई सिचुएशन देखते हैं आप अपने सामने, तो आप उसको कभी भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने जो किया वो ठीक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर की एक्सेप्टेंस इसलिए कहा जा रहा है। Elizabeth herself tells Jane that she regards Darcy with an interest, if not quite so tender. एलिज़ाबेथ क्या बताती है जैन को कि she regards Darcy with an interest, वो उसकी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट अपना जो है वो शेयर करती है उसके जैन से, if not quite so tender, at least as reasonable as what Jane felt for Bingley. If not quite so tender, टेंडर का मतलब यहाँ पे होगा जेंटलनेस को कहेंगे आप टेंडर। ठीक है, जेंटल होना किसी का बहुत ही हम्बल या नोबल टाइप का जो करेक्टर होता है। ठीक है, तो उसका ये कहना था इफ नॉट क्वाइट सो टेंडर, इतना अगर वो जेंटल ना होता तो एटलीस्ट एज रीजनेबल एज व्हाट जेन फेल्ट फॉर बिंगले। तो इतना ही लाइक वो इस उसको जेन और बिंगले को कंपेयर कर रही है इससे। ठीक है, डर्सी से। ओके, वो कहती है कि इफ नॉट क्वाइट सो टेंडर, यानी कि इतना भी जेंटल ना हो लेकिन इतना होता है, इतना रीजनेबल या इतनी उसकी जेंटलनेस मुनासिबत के लिहाज से उसकी जेंटलनेस होती है कि जितना जेन उसके लिए बिंगले के लिए फील करती है, इतना इंसान को जेंटलमैन होना चाहिए, इतनी उसकी जेंटलनेस होनी चाहिए, नोबलनेस होनी चाहिए। टेंडरनेस इज सबऑर्डिनेटेड टू रीजन एंड पैशन टू प्रिंसिपल इन जेन ऑस्टन। ठीक है, यानी कि उसने जेंटलनेस को बहुत ही ब्यूटीफुली एज रीज़न और पैशन जो है वो ऐड किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इन जेन ऑस्टन, प्रिंसिपल होता है ट्रूथ को देखना, आप ट्रूथ को रिवील करते हैं या किसी आइडिया को या थीम को रिवील करते हैं, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल या कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं है, उसके एंड पे PAL आता है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल इसका मतलब है ट्रूथ या आइडिया को रिवील करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रूडेंस वर्सेस इमोशन। Yet, in spite of Jane Austen's predilection to support prudence, यानी कि उसके जो जेन ऑस्टन का जो कह सकते हैं एक फॉन्डनेस थी उसकी। ठीक है, बहुत ही पैशनेटली उसने सपोर्ट किया है प्रूडेंस को, वॉइसली प्रेजेंट किया है। ठीक है, अपने कैरेक्टर्स को द हेड ओवर इमोशन, यानी कि हेड और इमोशन यानी कि आपके इमोशंस पे आपकी सोच। ठीक है, जो है सोच, यहाँ पे हेड का मतलब सोच के मानों में जाना यूज किया गया इसका वर्ड। द हार्ट
In Pride and Prejudice, we see that at least a few of her characters are at their best. वो सारे कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत बेस्ट हैं व्हेन एडवाइस्ड बाय देयर हार्ट्स, जब अपने दिल की आवाज़ उन्होंने सुनी, एंड आर प्रोन टू एरर, और जब अपनी मिस्टेक्स को उन्होंने रियलाइज़ किया, ठीक है, और गिव गिव अप कर दिया अपनी मिस्टेक्स के आगे ओपनली, ठीक है, प्रोन होता है कि गिव अप करना या ओपनली एक्सप्रेस कर देना अपनी मिस्टेक्स को। व्हेन दे लेट देयर लीड हेडर प्रूडेंस, अपने दिमागी जो उनकी वॉइस एक थी, उनकी जो अक्लमंदाना इंटेलेक्चुअल जो उनके दिमाग की इंटेलेक्ट थी, ठीक है, टू ओवरकम देयर फीलिंग्स, उनको उन्होंने अपनी पहली फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए अपने वॉइसली उनको बहुत जो है वो एक्ट किया, ठीक है, वॉइसली एक्ट किया अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दिस इज मोस्ट ऑब्वियस इन द कैरेक्टर ऑफ डेर्सी, ठीक है। सो यहाँ पे आगे हैं डेर्सी की एरर्स। ये वही रिपीटेडली वही सारा आ रहा है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, और फर्दर कोई इनकन्वीनियंस हो या प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ लेना। Darcy's faults arise from a mistaken idea of his own consequences. He thinks himself superior to everyone at Meryton and looks down upon all those who are socially his inferior. ठीक है, सोशल लेवल पे जितना वो अपर क्लास से बिलोंग करता था उस लेवल पे वो हर किसी को अपने से नीचे समझता था। His pride blinds him to the merit of Elizabeth. He can cruelly and snobbishly refuse to dance with her for she is not beautiful enough to tempt him. उसे लगता था कि वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है कि वो मेरे काबिल हो और वो मेरे साथ डांस कर सके, तो उसकी वजह से उसने अपने शही और अपनी क्रूरनेस अपने शो की है रिफ्यूज़ करते हुए। when he does begin to feel the attraction, जब उसने उसकी तरफ अपनी अट्रैक्शन फील करना शुरू की, द पावर ऑफ हर ब्यूटीफुल आइज एंड पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी उसकी आइज की वजह से हिज प्रूडेंस इंटरवेंस, यानी कि इंटरवेंस होता है इंटरफेयर करना, ठीक है, मुदाखलत करना। हिज प्रूडेंस इंटरवेंस, उसकी यहाँ पे वॉइस जो क्वालिटी थी, ठीक है, उसकी जो अक्लमंदाना एक क्वालिटी थी उसने इंटरफेयर किया यहाँ पे, और उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं एक लड़की को के बारे में मैं उसको मिसजज कर रहा था, उसके बारे में गलत सोच रहा था पहले, और अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। He cannot allow himself to be attracted to her because he thinks it would not be prudent to associate himself with her low vulgar family. उसे लगता था कि वो इतना जो है वो कहता है कि इतना ये मेरी जो है ना वो बिल्कुल ही बेअक्ली होगी या अनवाइज होगा एक एक्ट कि मैं ऐसी लड़की को जो है उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करूं जो कि बहुत ही लोअर लेवल से बिलोंग करती है, लोअर फैमिली से और वल्गर फैमिली से बिलोंग करती है। इट इज़ दिस सेम प्रूडेंस, ये वो ही उसकी इंट्रोडक्शन है, दिस एडवाइस विच लीड्स हिम आल्सो टू सेपरेट बिंगले फ्रॉम जेन बेनेट, ठीक है। इसी की वजह से इसी मिस्टेक्स की वजह से और एडवाइस की वजह से उसने जेन को और बिंगले को अलग किया था। When he does fall in love with Elizabeth in spite of his head advising against it, उसका जो दिमाग है उसको इसके अगेंस्ट लेके जा रहा था कि वो इसके मोहब्बत में के चक्कर में ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद वो उससे मोहब्बत कर बैठता है एंड ही प्रपोजेस टू हर एट henceforth personage, ठीक है। But even while proposing, he dwells more on the low circumstances of her family rather than his feelings for her. अपने उसको जब प्रपोज उसने किया तो उसने क्या किया, डिवेल्स होता है कि he dwells more on the low circumstances, dwells होता है कि रेजिडेंस किसी का, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अपने आप को लो लेवल पे लेके आना, ठीक है, उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करना, तो उसकी फीलिंग्स की वजह से, ठीक है, उसने ऐसा ही किया था। दस वन गाइडेड बाय प्रूडेंस, अपनी अक्ल के थ्रू जिस तरह से उसने खुद को गाइड किया, ही एर्स बैडली, अपनी मिस्टेक्स को उसने जो है वो कह लें कि बहुत उस पर शर्मिंदा होता है या कहने कि रियलाइज़ किया, ठीक है। इट इज़ वेन ही इज़ गाइडेड बाय हिज हार्ट दैट ही इज़ एट बेस्ट। ही मे थिंक ऑफ एलिजबेथ एज बीइंग बीनीथ हिम, उसके बारे में वो सोचता है जब तो वो एज बीइंग बीनीथ हिम अपने हार्ट अपने आप में डीपली उसके बारे में जब सोचता है, बट हिज हार्ट टेल्स हिम अदरवाइज, ठीक है, यानी कि उसके बारे दिल में बहुत सारे अदरवाइज ख्यालात आ रहे होते हैं। ही फील्स अट्रैक्टेड बाय द लाइवलीनेस, द चार्म, द विच, द इंटेलिजेंस ऑफ एलिजबेथ,
उसके इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो इम्प्रेस होता है। एंड दीज आर द फीलिंग्स विच लीड हिम टू ओवरकम द imprudence ऑफ सच अ मैच and proposes her. But it is only after his pride is totally humbled that his feelings really rise to the fore. ठीक है, ओके। ये वही था सारा जो पहले भी एक्सप्लेन किया गया, इसलिए मैं इसको फर्दर जो है एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ट्रम्प ऑफ फीलिंग्स, ट्रम्प होता है, जो कि मेरे भी नाम का मीनिंग है ट्रम्प, यानी कि फतह हासिल करना। तो उसकी जो फीलिंग्स की एक फतह उसे मिली, ठीक है, जिसमें वो जीत अपनी फील करता कि उसने, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। These are his feelings for Elizabeth, his love for her, which eventually triumphs over his pride and her prejudice. Pride had won the day he would have held his tongue, let her marry Wickham and be miserable. यानी कि अगर उसका प्राइड कंटिन्यू रहता तो उसको जो है फिर ये होना था कि वो विक्रम से उसको शादी करने देता और फिर वो एक मिजरेबल लाइफ गुजार देता। ठीक है, but he writes to her explaining and justifying some of his actions toward a Wickham। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए और जस्टिफाई करते हुए अपने एक्शंस को और विक्रम के एक्शंस को और जेन और बिंगले के बारे में भी। ठीक है, begin in bitterness and mortification but he ends up with an involuntary इन्वॉलेंट्री मतलब बिटरनेस कहते हैं कि किसी की शार्पनेस को या हार्श वर्ड्स जो होते हैं। ठीक है, अपनी हार्शनेस को। और मोटिफिकेशन मतलब कोई जो एम्बेरसिंग मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट उसको वो एम्बेरसमेंट फील करना शुरू हुआ था, बट ही एंड्स अप विद एन इनवॉलेंटरी गॉड ब्लेस यू के नाम से जो उसने लेटर लिखा था। ठीक है, इसका ये रेफरेंस है गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है विद एन इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी अनप्लान या ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, okay, but this letter conceived in a moment of great feelings, he opens the whole train of circumstances leading to their eventual reconciliation and happiness। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। Once he has admitted his love for Elizabeth, he is growing by these feelings are everything। जब उसने एडमिट कर लिया कि वो वाकई उससे मोहब्बत करता है, तो वो फिर उन फीलिंग्स के थ्रू उसे उसने ये जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी फीलिंग्स, यही फीलिंग्स उसकी जो है ना वो बाकी सब पे भारी है। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया अपनी फीलिंग्स को। ही रियलाइजेज दैट मैन मीननेस एंड वल्गैरिटी ऑफ रिफाइनमेंट, मीननेस यानी कि बहुत ज़्यादा मतलबी होना, वल्गैरिटी वही वल्गर होना, बहुत ही अजीब और वाहियात किस्म का इंसान, और रिफाइनमेंट एंड ग्रेस आर नॉट क्वालिटीज टिपिकल टू इधर द रिच और पुअर। ठीक है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इस तरह की क्वालिटीज आप में नहीं होनी चाहिए। लेडी कैथरीन कैन बी एज वल्गर एंड मीन एज मिसेस बेनेट। ओके, while Elizabeth and Jane can be more refined and graceful than the conceited Bingley sisters। यानी कि एलिजबेथ और जेन जो है एज कम्पेयर टू अदर बिंगली सिस्टर्स, ये दोनों बेहतर थी। दोनों बाकी जो सिस्टर्स थी वो तकरीबन कंसीडर्ड ही नज़र आती हैं, घमंडी सी और प्राइडफुल नज़र आती हैं। ठीक है, finally Darcy can let his emotions overcome Prudence to such an extent that he is even ready to associate himself with Elizabeth in spite of the scandal of the Wickham Lydia episode। Advised by his heart, he can act for the best, overcoming his disgust for Wickham and even paying him to marry Lydia। ठीक है, ये वही सारा है, अगेन रिपीट हो रहा है। The same is true of Bingley. He is at his best when advised by his heart. Even prudence plays no part। Prudence मतलब wise, Moistness. He is affable and friendly, ready to find everything good in his neighborhood, associating himself with everyone in an easygoing manner with no thought for social rank and snobbish pride। ठीक है, जब वो पलट जाता है अपनी वॉइस क्वालिटी की वजह से, ठीक है, तो वो फिर अपने आप में अपने साथ जुड़े लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और फिर एक इजी गोइंग मैनर में वो अम, चलता है। फिर वो स्नॉबिश प्राइड और सोशल रैंक को नहीं देखता। He can fall in love easily with Jane for um, he sees only her loveliness and her good nature, does not like Darcy। he can fall in love easily, यहाँ पे आई थिंक बिंगले की बात हो रही है। ठीक है, for he sees only her liveliness and her good nature, does not like
डार्सी, यानी कि उसने सिर्फ जो बिंगले है उसने जेन की लाइवलीनेस और उसकी नेचर को देखा, जिस तरह के जो कि डार्सी ने नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब डज नॉट लाइक डार्सी, डार्सी की तरह नहीं। ठीक है, थिंक ऑफ हर एलिजबेथ, यानी कि एलिजबेथ के बारे में वो डेसी का सोचना, लो फैमिली स्टेटस, उसको इस तरह से सोचता था कि एक लो फैमिली स्टेटस से बिलोंग करती है, बट ही इज pliable and allows himself to be advised by Darcy to prudently reject such an ill match. Okay, acting according to prudence, he aids in leaving Netherfield, Netherfield छोड़ने की वो गलती करता है, and abandoning Jane and taking up residence in London. It is only when influenced by his heart that he is at his best. Okay, ये सारा वही है, रिपीट नहीं करूँगी मैं। Elizabeth prides herself on her discerning intelligence, on her ability to study characters, yet her intelligence fails her with respect to Darcy. She can attribute all his actions to his pride and is blindly prejudiced against him. It is only during the moment of great feelings and the agony that she undergoes on receiving Darcy's letter of explanation after she has refused his proposal that she first begins to see him and become in the proper light. और यहाँ पे इसने पहली बार दोनों को प्रॉपरली एक कह लो कि रोशनी में दोनों का कैरेक्टर देखने की कोशिश की थी जब उसको डैसी का लेटर मिला था। Thus, Elizabeth and Bingley, and especially Darcy, seem to elucidate Margaret Kennedy's remark about Jane Austen। ये भी क्रिटिक है, ठीक है, ऑथर है, स्कॉलर है, उसका ये कहना था, रिमार्क था, her characters are at their best when advised by their hearts, and most of their errors come from their heads। मोस्ट जो एरर उनसे होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो उनके दिमागी सोच की वजह से होती हैं, लेकिन जब अपने दिल की एडवाइस में सोचते हैं, लेते हैं, ठीक है, दिल से सोचते हैं, तो वो अपने आप में बेस्ट नज़र आते हैं। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस नॉवल एज वेल। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद जो है हम न्यू नॉवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो do it perfectly and correctly. So, best of luck for the coming test. So, remember me in your prayers as well. We'll see you in the next lecture with the new novel and the new topic. So, till then, Allah Hafiz.